हमने अपने लास्ट टॉपिक में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ा। उसमें हमने नंबर 1 पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू को देखा और हमने देखा कि अगर किसी वोल्टेज या करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ली जाए तो वो हमारे पास इक्वल होती है v इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा। अब वो थीटा इन टर्म्स ऑफ हम ओमेगा टी ले रहे थे, या अगर करंट की बात की जाए तो करंट हमारे पास था I इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा। इसमें जो थीटा है ना वो हमारे पास फेज कहलाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फेज ऑफ अ एसी। अगर मैं फेज को डिफाइन करूं बेसिकली, तो फेज ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ टाइम पीरियड और साइकिल थ्रू विच द क्वांटिटी हैज एडवांस्ड फ्रॉम सिलेक्टेड जीरो पोजीशन ऑफ रेफरेंस। कि हमारे पास अगर मैं एक रेफरेंस से उसका डिस्प्लेसमेंट देखूं और देखूं कि वो हमारे पास कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो वो हमारे पास उस क्वांटिटी के अंदर फेज कहलाता है। और इसको बेसिकली हम ग्राफिकली समझेंगे। इसमें एक चीज़ और आप अपने जहन में रख लें कि इट इज़ द वे टू रिप्रेजेंट द साइन एंड द कोसाइन फंक्शन ग्राफिकली। और इसको मैं बताऊं कि कैसे आप इसको कंप्लीटली तौर पे समझ सकते हैं। तो अगर आप इस ग्राफ को देखें, आप देखें हमारे पास ऊपर वाले ग्राफ में वोल्टेज का ग्राफ है और वो एक पूरे कंप्लीट साइकिल के ऊपर है, यानी कि 0 से लेकर 2 पाई तक के हमारे पास पहले हाफ में हमारे पास, अगर मैं इस पूरे साइकिल को 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दूं और मेरे पास में जो 1/4 पार्ट है वहाँ पे हमारे पास पीक वैल्यू आती है, जो मेरे पास टाइम का t/4 पार्ट होगा और हमारे पास वहाँ पे जो एंगल है वो π/2 होगा। यानी कि जो ओमेगा टी या थीटा की वैल्यू है π/2 पे हमारे पास वोल्टेज मैक्सिमम आ रहा था, जबकि इसके t/2 यानी कि इस पूरे साइकिल के हाफ पॉइंट पे मेरे पास जो एंगल है वो पाई है और उस पॉइंट पे मेरे पास जो वोल्टेज है वो 0 आ रहा होगा। और सिमिलरली हमारे पास इसका नेगेटिव साइकिल भी इसी तरह 3π/2 पे और टी पे जाके वो कंप्लीट होता है। अब अगर इसके आप नीचे देखें तो आप इसको कंप्लीटली तौर पे समझ सकते हैं कि कैसे हमारे पास वोल्टेज और करंट के दरमियान कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस आ रहा है। अब ये फेज डिफरेंस क्या होता है इसको भी हम सीखते हैं। फिलहाल आप ये चीज़ समझें कि हमारे पास जहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू 90 डिग्री है, यानी कि जहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री पे वोल्टेज मैक्सिमम है अपनी पीक वैल्यू पे, तो वहाँ पे हमारे पास करंट 0 है। और जहाँ पे हमारे पास वोल्टेज 0 है वहाँ पे हमारे पास करंट मैक्सिमम है। यानी कि आपको एक चीज़ पता चल रही है कि इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान में लीडिंग और लैगिंग है। कि फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप वोल्टेज को देखें तो वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है। कि अगर आप देखें हमारे पास वोल्टेज 90 पे तो करंट उस टाइम 0 पर है। तो ये हमारे पास दोनों क्वांटिटीज़ आपस में एक दूसरे को लीड या फिर लैग कर रही होती हैं। अब फेज डिफरेंस की बात होती है तो फेज डिफरेंस को बेसिकली हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि व्हेन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी हैव डिफरेंट 0 पॉइंट, दे आर सेड टू हैव द फेज डिफरेंस। कि यानी कि अगर हमारे पास 0.1 से ज़्यादा हो तो हमारे पास वो फेज डिफरेंस कहला रहा होगा कि कितनी देर पे हमारे पास वो 0 पॉइंट आता है। फॉर एग्जांपल हमने अपने लास्ट एग्जांपल देखें तो उसमें हमने देखा कि वोल्टेज और करंट के दरमियान 90 डिग्री का फेज डिफरेंस था। कि जब हमारे पास वोल्टेज 90 डिग्री पे पहुंचा तो वहाँ पे हमारे पास करंट 0 डिग्री पे था। ठीक है, द एंगल बिटवीन 0 पॉइंट इज द एंगल ऑफ फेज डिफरेंस और इसको हम फाई से डिनोट कर रहे होते हैं। अगर v की बात की जाए तो v हमारे पास v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी था, जबकि i जो है वो मेरे पास आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, यानी कि इसके अंदर इतने से जो टर्म का है फाई का फेज डिफरेंस आ रहा था, जिसकी वजह से हमारे पास ग्राफ में एक से ज़्यादा मतलब कि उस क्वांटिटी में 0 पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा। अब हमारे पास है इसमें क्या अल्टरनेट क्वांटिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन है कि हम कैसे अल्टरनेट क्वांटिटीज़ को आपस में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर आप इन दोनों डायग्राम्स को देखें तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी कि कैसे हमारे पास हम जो फेजर डायग्राम है इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ग्राफिकली। हमारे पास जो इसमें ये सर्कुलर फॉर्म में है इसको हम रोटेटिंग फेजर भी बोल रहे होते हैं। अगर मैं इसमें ओ ए की बात करूं तो ये हमारे पास उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है जो हमारे पास वोल्टेज या हमारे पास करंट कहला रही होगी। अब इसमें हमारे पास ओ ए जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और हमारे पास जो एंगल है वो इंक्रीज हो रहा है 0 डिग्री से। और वो जो हमारे पास पूरे एक साइकिल को कंप्लीट कर लेगा एंटी क्लॉकवाइज मूव होता हुआ तो वो 360 डिग्रीज को कवर करेगा। और हमारे पास जो ग्राफ है वो इंक्रीज होगा 0 से लेके 90 और 90 से लेके 180 और इसी तरह करते करते हमारे पास 360 तक जाएगा। तो ये हमारे पास अल्टरनेट क्वांटिटीज़ को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं रोटेटिंग फेजर में और ग्राफिकली इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे हमारे पास जो आई है वो आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के इक्वल है और हमारे पास इसमें जो एंगल फाइव है वो हमारे पास इसका फेज डिफरेंस कहला रहा होता है। अब इसी के साथ हम इंस्टेंटेनियस पावर को भी डिफाइन कर लेते हैं। आपको ये चीज़ पता है कि हमारे पास वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पावर आती है और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है कि द इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड टू अ सर्किट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। कि हम जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं देन हमारे पास उसमें
पावर आ जाती है और वो पावर हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर भी कहलाती है। और इंस्टेंटेनियस पावर के जो यूनिट्स होते हैं वो हमारे पास वॉट्स होते हैं और वो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है। अब इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव कब होती है इसको भी देख लेते हैं। अब पॉजिटिव वैल्यू मीन्स दैट पावर फ्लोज फ्रॉम सोर्स टू द लोड, कि अगर हमारे पास एक जो जेन्युइन कंडीशन होती है कि हमारे पास सोर्स से लोड की तरफ पावर जा रही होती है, जो लोड होता है वो पावर को कंज्यूम कर रहा होता है, तो इस टाइम हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव कहलाती है। वेयर एज अ नेगेटिव वैल्यू मीन्स दैट पावर फ्लोज फ्रॉम लोड टू द सोर्स, कि हमारे पास जो पावर है वो लोड से सोर्स की तरफ जा रही होती है, तो वो हमारे पास इसमें नेगेटिव पावर भी कहलाती है। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक जिसमें हमने फेज ऑफ एसी को सीखा, कि हमने देखा कि कैसे हमारे पास दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेटिविटी को हम पढ़ते हैं, कैसे इनके दरमियान लीडिंग और लैगिंग आती है, और इसके अलावा हमने इंस्टेंटेनियस पावर को भी डिफाइन किया और साथ साथ हमने देखा कि कैसे पावर पॉजिटिव और नेगेटिव होती है।